इसी जमाने में बिहार के ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके माननीय श्री श्याम रजक जी आज बिहार सरकार में और एनडीए सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। माननीय श्री श्याम रजक जी से मुझे कुछ प्रश्न करना है। वर्तमान की राजनीति किस दिशा की तरफ है? देखिए, मैं बोल ये कहूँ कि आज राजनीति में कहीं न कहीं ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ से देश की जो हमारे पूर्व महापुरुषों ने जिसकी कल्पना की थी, उस कल्पना को मंजिल पहुंचाने में एक बड़ी ही उधेड़ बुन की स्थिति हुई है। हमारे महापुरुषों ने कल्पना की थी कि दस्तक देते रहता है और वो प्रयास करता है कि यहाँ पर इस देश में सांप्रदायिकता की लहर उठ जाए और सांप्रदायिकता परस्त यहाँ की राजनीति महत्वपूर्ण हो जाए। लेकिन समाजवाद आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं और उस भूमि के जो लोग हैं उनके प्रयास से और उनकी मेहनत से वो जो दस्तक दे रहा है धार्मिकता बहुल के लोग और सांप्रदायिकता के लोग, वो सफल नहीं हो पा रहे। दूसरा, इस राज्य की, इस देश की जो कल्पना रही है कि जो सबसे पीछे पायदान पर है उनके लिए नीतियां बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, यूपीए सरकार या चंद जो 400-500 घराने हैं उसके परस्त अर्थनीति बनी। 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, लगभग यहाँ 67-66-65% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उन गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए कोई एक सशक्त नीतियाँ नहीं बन पाती है। वही जो दिल्ली की शासन हो, जो भी लोग रहे वो फेल लोगों ने इस पर फेल नहीं हम कर रहे हैं, इस पर कोई विचार मंथन, इसके लिए एक ठोस नीति बनाने का काम नहीं कर रही है। बोलिए। मेरा एक प्रश्न ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के एक बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, जो है बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, और उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने एक अपना विचार रखा। क्योंकि लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है वो विचारधारा की पार्टी है, तो उन्होंने एक प्रश्न रखा कि भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सेकुलर नहीं होना चाहिए। आज यह प्रश्न बहुत बड़ा बवंडर बन गया। क्या नीतीश कुमार का वो कद नहीं है एनडीए में? क्या नीतीश कुमार इतने बड़े नेता नहीं है जो कि एनडीए के लोग इतने बौखला गए, इतना बड़ी बड़ी भाषण देने लगे? फिर भी माननीय नीतीश कुमार ने और शरद यादव ने उचित कदम उठाते हुए अपने लोगों को उन्होंने दायरे में रखा और कुछ खास लोगों को इस तथ्यों पर बात करने के लिए अपने यहाँ मीटिंग बुलाई। फिर भी आज जो है कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सुगबुगाहट, कुछ न कुछ आग जो है वो धधक रही है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना? देखिए, समता पार्टी, उसके बाद जनता दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था, और जब समझौता था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत साफ था कि 370 धारा, कॉमन आपका जो ये धार्मिक सवाल, इन सब सवालों पर हम कभी भी समर्थन या उस पर हम एक साथ नहीं रहेंगे। अयोध्या विवाद के सवाल पर कि चाहे तो कोर्ट के आदेश कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे जिसमें अल्पसंख्यक, महादलित, पिछड़ों, किसानों, महिलाओं, इन सब के लिए विकास के लिए योजनाएं बनी और इसी तरह का एक घोषणा पत्र तैयार हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा और वो बात जो समझौता हुआ था उसी बात को कही। हो सकता है बीजेपी के कुछ अपने लाइन हो, हमारे अपने लाइन हो, लेकिन जिस पर कॉमन समझौता हो वही हमारा समझौता के साथ सरकार चल रही है और पार्टी चल रही है, एनडीए चल रही है, गठबंधन। तो उसी सवाल को उन्होंने रखने का काम किया कि समय अब आ रहा है। तो बड़ी पार्टी है बीजेपी, प्रधानमंत्री बनना है तो बड़ी पार्टी को ही बनना है। हम छोटी पार्टी हैं, हम बहुत कोशिश भी कर लेंगे, बहुत विरोध करेंगे, तो हमें हमारा इस देश का जो प्रधानमंत्री होगा, का उम्मीदवार होगा, वो सांप्रदायिक छवि का नहीं हो, रुखरा नहीं हो,
सांप्रदायिकता छवि का नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष सोच का हो और पिछड़े राज्य इंक्लूडिंग बिहार से सब पिछड़े राज्य हैं, उसके विकास के लिए उसके पास एक ड्रीम हो, उसके लिए कुछ करने की जज्बा हो, न कि विकसित राज्यों को। जहाँ तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर कुल 120 जो है लोकसभा की सीटें हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशन होता है किसी भी प्रधानमंत्री को बनने के लिए। मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी किसी भी हद तक प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है, ये तो साफ दिमाग में रख लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा हो जो बिंदुआं हम लोगों ने रखने का काम किया, हमारे नेता ने रखने का काम किया, उस बिंदु का ही आधारित कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। श्याम जी इसको मानिए या ना मानिए, पर आज पूरे भारत की मीडिया जो है आज पूरे भारत के उभर रहे हैं। कल का भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, IBN 7 के जो मैनेजिंग एडिटर हैं आशुतोष जी, उनका एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकला है और उन्होंने एक थर्ड शक्ति को उभरते हुए देखा है भारत में। इस बात की तो 100% गारंटी है कि आने वाले समय में सेकुलर दल अगर बनता है तो माननीय नीतीश कुमार उसके सबसे उम्दा उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे तमाम रचनाकारों का कि जो नीतीश कुमार जी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार जी कहीं किसी भी एंगल से अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में ढालने का कभी विचार नहीं किया, ना हमारी पार्टी इस पर कोई। हम सब मिल करके बिहार की उन्नति चाहते हैं और देश में एक ऐसी सरकार बने, ऐसा नेतृत्व हो जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो पिछड़े राज्यों का हितैषी हो, जो लगे कि सभी लोगों के बीच का, लेकिन पिछड़े राज्य का हितैषी हो। और पिछड़े राज्य के हितैषी में बिहार के साथ जो बेइंसाफी होते रहा, 1951 में नई सरकार बनी 47 की आज़ादी के बाद से, और जब बिहार जब एक संपन्न राज्य था, लेकिन उसके साथ आप देखिए अंग्रेजों के समय से आप देख लीजिए या उसके पहले से बिहार के साथ लगातार अनदेखा किया गया। जो वेस्टर्न स्टेट थे, वेस्टर्न स्टेट और साउथर्न स्टेट, उन्हीं लोगों का विकास हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की भी सोच थी, अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, तो जो व्यापार प्रमुख राज्य थे उन्हीं का विकास हुआ। कोई वेस्टर्न स्टेट हो या साउथ स्टेट हो आज विकसित नहीं हुआ है, तो अंग्रेज के समय और उसके पहले भी जो व्यापार के इलाके थे तो विकसित हुआ। लेकिन जो बिहार जहाँ कृषि के उन्नत लोगों धारा समानीकरण का मतलब कि बिहार में इंडस्ट्री न लगे, इस तरह की नीति, क्योंकि अगर कोयला, लोहा, अबरक, आपकी बातों से साफ लगता है कि राजनीति में नैतिकता की पतन हो चुकी है। और ये जो भेदभाव होता है, चूंकि एक नागरिक जो होता है वो कहा था कि सबसे पहले तुम भारत के नागरिक हो, उसके बाद तुम किसी स्टेट के नागरिक हो। तो जब भारत के नागरिक अगर हम हैं तो इस हिसाब से तो भारत सरकार को हर तरीके से मदद करना चाहिए बिहार को डेवलप करने के लिए। तो है कि आप जो संविधान की शपथ लेते हैं वही है कि सार्वभौम, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, जहाँ एक ये हिंदुस्तान कोई अलग अलग का खेत का नहीं है, श्याम जी, पूरा एक है। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि आप, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब मैं आपसे पहले मिलता था और आपको बिहार के ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महारत आपको हासिल है, लेकिन फीडरो का कैलकुलेशन आपके हाथ में होता था जो है, इतने ये कहते हुए कि पीडीएस सिस्टम ध्वस्त हो चुकी है, किसानों की उत्पादित सामग्रियों का उचित दाम पर खरीद नहीं हो रही है, ये सिस्टम को सुधारना और एक हमको टास्क दिया और मैंने उस टास्क को चुनौती के रूप में लिया और नेता का विश्वास मुझ पर रहा और मैं